वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ग्रेविटी क्या है और सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन के बारे में हमने देखा था। आज हम इस चैप्टर का थीम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का कंसेप्ट सुनते ही मैंने इससे पहले भी कहा था कि सबसे पहले हमारे नजर में, हमारे जहन में अर्थ आ जाती है और हम ये समझते हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। यहां तक सही समझते हैं हम, बट अगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ से ही कंसर्न है, तो ये हम गलत समझते हैं। व्हाट डज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्क्राइब्ड बाय आइजैक न्यूटन सेयर्स, क्या कहता है ये हमें? आइए हम देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है वो क्या कहता है। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट एवरी मास ऑफ द यूनिवर्स, एवरी मास ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितना भी मास है और जितने किसी भी क्वांटिटी का मास है, यानी पॉइंट मास से लेकर बड़े बड़े प्लैनेट्स तक सभी आ जाते हैं इसके अंदर। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आइजैक न्यूटन का ये कहता है कि हर पॉइंट मास से लेकर हर मास जो है यूनिवर्स का, वो एक दूसरे पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। ये वन साइडेड फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वरना हम जानते हैं कि कुछ फोर्सेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। मगर इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये सिर्फ वन साइडेड फोर्स है, ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये। तो हर पॉइंट चार्ज, हर मास यूनिवर्स का एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। इस वक्त आप जहां कहीं भी बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अराउंड में आप नजर घुमाइए और देखिए जो कुछ चीजें आपको नजर आ रही है, जो कुछ चीजें। मैं इस वक्त एक हॉल में हूं और यहां पर मैं देख सकता हूं कि एक तरफ फैन है, एक तरफ जो है घड़ी जो है लटकी हुई है, एक तरफ टेबल है, सामने मेरे मोबाइल है, ठीक है, स्टैंड पर लगा हुआ है। जो कुछ भी, जितना कुछ भी जो है हॉल के अंदर अवेलेबिलिटी है, हर कोई मास एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। हर कोई मास एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ठीक है, फिर कल मैंने एक चेयर और टेबल एक दूसरे से 1 फीट की डिस्टेंस पर लगा कर रख कर गया था और उसके बाद जो है 2 साल के बाद, 10 साल के बाद हम अगर वापस आए उस प्लेस पर, तो वो चेयर और टेबल के बीच का डिस्टेंस कम क्यों नहीं हुआ है? ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल भी जो है वैलिड है। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, दैट मीन्स कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल द मासेस ऑफ द यूनिवर्स का जो फोर्स है, ये नेचुरल फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स है। नेचुरल फोर्सेस में सबसे ये वीकेस्ट फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है। क्यों वीक फोर्स है, इसके भी हम रीजंस आगे चल के देखेंगे। तो कंसेप्ट आपको सबसे पहले मुझे ये समझाना था कि यूनिवर्स में जितना कुछ मास अवेलेबल है, जो कुछ हम अपने अतराफ देख रहे हैं, हर मास, ये चश्मा जो है मेरा, ये माइक जो नजर आ रहा है ना, ये उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। मगर धीरे धीरे चश्मा नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स बहुत कम है। अब ये फोर्स इफेक्टिव कब रहेगा? तो ये फोर्स इफेक्टिव रहेगा इन द केसेस ऑफ लार्ज मासेस। और लार्ज मासेस किसके होते हैं? वो होते हैं प्लैनेट्स की। देयरफॉर अर्थ भी एक बहुत बड़ा मास है। 6.4 × 10⁻24 ऑफ किलोग्राम मास है अर्थ का। इतना बड़ा मास है, तो ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो ये इसका वैल्यू काउंटेबल रहेगा। चलिए देखते हैं फार्मूले में किस तरह से इसने ड्राइव किया है, फार्मूले में किस तरह आइजैक न्यूटन इसको लेकर आया है। आइजैक न्यूटन सेज दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू the product of the masses and is inversely proportional to the square of the distance between two masses। दो masses जो है, उन masses का जब हम प्रोडक्ट करेंगे
उस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा मासेस रहेंगे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ज्यादा रहेगा। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन दम, यानी उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से, वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर से। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, देखेंगे हम क्यों कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, फिलहाल इस पहले हम फॉर्मूले को समझ जाएंगे यहां पर। ठीक है, देखते हैं। ये दो मास कंसिडर किया है हमने, ये एक पॉइंट मास है और ये एक दूसरा पॉइंट मास है। हम कंसिडर करते हैं कि इस पॉइंट मास का मास m1 है, कोई कैलकुलेशन अभी तक नहीं लिया है हमने, m1 कंसिडर करते हैं। इसका मास कंसिडर करते हैं हम m2, हमने कंसिडर कर लिया है m1 एंड m2। उसके बाद हमने यहां पर जो है इन दोनों को एक डिस्टेंस पर प्लेस्ड कर दिया है और ये डिस्टेंस है r। ये डिस्टेंस कितना है? r डिस्टेंस है ये। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इन मासेस के प्रोडक्ट पर जो है प्रोपोर्शन में है। जैसे कि जैसे ही मासेस का प्रोडक्ट बढ़ेगा वैसे ही ये फोर्स भी इंक्रीज होगा। इधर इन दोनों का रिजल्टेंट बढ़ता जाएगा तो ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ ये कहता है कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मीन्स के जैसे जैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये फोर्स कम होता जाएगा, वैसे वैसे ये फोर्स क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर लेंगे, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने आएगा, कुछ इस तरह से हमारे सामने आएगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब कहीं कहीं पर ये d से भी डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना। ये r भी डिस्टेंस के लिए मेंटेन किया जाएगा या फिर d भी, मेरे ख्याल से आपके बुक में d दिया हुआ है ना, तो r भी ले सकते हैं, d भी ले सकते हैं। f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर भी आ सकेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक आप रूल ये समझ लीजिए कि जब हम प्रोपोर्शन का सिंबल हटाते हैं, जब हम प्रोपोर्शन का सिंबल हटाते हैं तब हमको इक्वल्स टू लगाना होता है, तब हम हटाते हैं। और जब प्रोपोर्शन हटाकर इक्वल्स टू लगाते हैं तो कुछ कांस्टेंट को रखना पड़ेगा, कुछ कांस्टेंट को रखना पड़ेगा। तो यहां पर जो कांस्टेंट आएगा, यानी फार्मूला ये कंप्लीट होगा। अब यहां पर ये कंप्लीट हो रहा है कि F इज इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और आप लिख सकते हैं d स्क्वायर, बट प्रोपोर्शन हटाकर इक्वल्स टू लगाया है तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल G, यहां पर आ जाएगा कैपिटल G। और ये कैपिटल G जो है, ये कैपिटल G जो है, ये कैपिटल G होता है ये कैपिटल G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्योंकि फोर्स जो जिस प्रोपोर्शन में काम कर रहा है तो एग्जैक्टली उसके इक्वल्स या फिर जो है एग्जैक्टली डिवीजन में नहीं आएगा, वो एक प्रोपोर्शन के साथ काम करेगा और उस प्रोपोर्शन को मेंटेन करने के लिए ये कैपिटल G। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G कहां से आया है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। अब ये कहां से आई है, ये G की वैल्यू कहां से ड्राइव की गई है, ये सब भी हम यहां पर देखते हैं आगे चलकर। फिलहाल हमको ये देखना है कि ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैं होप करूंगा कि आप रनिंग नोट्स के साथ साथ इसे जरूर नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं। अब जब हम ये जान चुके हैं कि यूनिवर्स का हर मास दूसरे मास पर एक फोर्स लगाता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसी तरह से एक बड़ा यूनिवर्स का मास है अर्थ, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 ऑफ किलोग्राम। ये भी तो हर ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है और वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो चलिए देखते हैं हम कि अर्थ के द्वारा जो ऑब्जेक्ट्स पर
कितना फोर्स आखिर लगता है, इसके लिए हमको कुछ चीजों की बात करनी पड़ेगी। जैसे कि अर्थ का मास मैंने आपको बताया है यह है 6 × 10⁻24 ऑफ किलोग्राम। वैसे ही अर्थ का रेडियस, क्योंकि अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो उसके सरफेस से नहीं लगाएगा, वो उसके सेंटर ऑफ द अर्थ से लगाएगा। अब कैसे ये फोर्स प्रोड्यूस हुआ है? ये एक नेचुरल फोर्स है, ये एक नेचुरल फोर्स है। और अर्थ को भी एक जो है एक जायंट मैग्नेट कहा जाता है, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिक फोर्स भी देता है। खैर ग्रेविटेशनल फोर्स की भी हम बात करेंगे। तो अर्थ के सेंटर से ये फोर्स एक्सर्ट होगा, सेंटर से। तो डिस्टेंस कहां से लेना पड़ेगा हमको? डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमको अर्थ के सेंटर से, ठीक है। अर्थ के सेंटर से हमको डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज आर और डी, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और टू मासेस। बात समझ में आई आपके? देखिए पॉइंट मास कब कहेंगे हम और ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पॉइंट मास जब हमारा कंपैरिजन हो रहा है किसी बहुत ही छोटे चीज का किसी बड़े चीज से, तब एट द टाइम वो छोटी चीज को हम क्या कहेंगे? पॉइंट मास कहेंगे। और दो लगभग जो है वेटेज वाले लगभग ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन चल रहा है, तो एट द टाइम उसे हम ऑब्जेक्ट टर्म यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस हॉल के अंदर घूम रहा हूं तो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं इस हॉल में घूमने वाला। अगर मैं इस हॉल के अंदर घूम रहा हूं तो इस हॉल में घूमने वाला एक ऑब्जेक्ट हूं मैं, क्योंकि मैं भी भारी भरकम हूं हॉल के हिसाब से। हॉल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है इस कंपैरिजन में। मगर अगर मैं नांदेड़ से दिल्ली के लिए निकल जाऊं, ठीक है, नांदेड़ से दिल्ली के लिए अगर मैं निकल जाऊं तो बहुत बड़ा जो है रास्ता है, अराउंड 1000 ऑफ किलोमीटर्स है। तो इस रास्ते पर मैं अपने आप का कंपैरिजन जो है या अपने आप का रिप्रेजेंटेशन एज ए पॉइंट मास दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़े जो है डिस्टेंस में अपने आप को कंसिडर कर रहा हूं और अपने आप को उससे कंपेयर कर रहा हूं। बात समझ में आपकी? पॉइंट मास कब कहेंगे और ऑब्जेक्ट कब कहेंगे? अब देखिए कंसिडर कीजिए कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। Okay, and it is center of the earth. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से एग्जर्ट हो रहा है? यहां से एग्जर्ट हो रहा है। ये ध्यान में रखना, बहुत कमाल की चीज है ये। अब आगे बहुत सारे वेरिएशंस में आपको ये काम में आएगा। और हम कंसिडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप है, फॉर एग्जांपल आप है, ठीक है, आप है, आप यहां खड़े हुए हैं ना, आप अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हुए हैं। तो अब ये अर्थ आप पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स लगा रहा है। तो कुछ आपका मास होगा, कुछ अर्थ का मास होगा, कुछ आपका मास होगा, और आप दोनों का एक डिस्टेंस है। यहां पर देख लीजिए कि डिस्टेंस हम ऐसे कंसीडर करते हैं। ये रेड लाइन जो है ना, ये डिस्टेंस है। मैंने आपको बताया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ के सरफेस से एग्जर्ट नहीं होता है, मगर सेंटर ऑफ द अर्थ से। तो ये रेड लाइन जो है ये हमारा जो है स्मॉल आर कह दीजिए या फिर डी कह दीजिए। मैं वेरी आर यूज करता हूं, इस वजह से यहां पर बार बार आर आ रहा है, ठीक है। तो ये आर है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, वरना डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस तो यहीं पर है, चुपक कर, डिस्टेंस ही नहीं है दोनों में। मगर हम यहां से सेंटर से लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी कहां से एग्जर्ट होगी? सेंटर से एग्जर्ट होगी। तो ये आ गया है डिस्टेंस। अब ये जो मास है इसको मैं m कंसिडर कर लेता हूं, ओके। ये मास जो है इसको मैं m कंसिडर कर लेता हूं, m। और ये जो मास है हमारा, ये मास अर्थ का, इसको मैं कैपिटल M कंसिडर कर लेता हूं, कैपिटल। और कैपिटल M के साथ यहां पर लिख देता हूं मैं E, दैट इज ME, मास ऑफ द अर्थ। और ये जो डिस्टेंस है R, आप देखिए अर्थ का शेप कैसे है? अर्थ का शेप है ऑब्लेट स्फेराइड है अर्थ का शेप, यानी जो है एक एग की तरह अर्थ का शेप होता है। तो यहां पर हम देखेंगे थोड़ा सा पिच दबा हुआ होता है ऊपर से, यानी पोल से थोड़ा सा कम होता है, इक्वेटर से थोड़ा सा फैला होता है। मैं आगे उसके हिसाब से भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के डिफरेंसेस बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस। और ये रेडियस जो है कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, और एक साथ में उसको E भी लगा सकते हैं हम, RE, रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6 × 10⁻⁶ मीटर्स।
रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁶ मीटर्स। तो ये कुछ हमको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ये मालूम हो गया। और ये मास ऑफ द अर्थ यानी इस पर्सन आपका मास। अब अर्थ के मास के कंपेयर में आपका मास क्या है, लगभग निग्लिजिबल। अब फार्मूला कैसे बनेगा, फार्मूला यानी हम देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दैट मींस यू ड्यू टू अर्थ, उसको यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। हम बोलेंगे कि F इज इक्वल्स टू, ठीक है, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बाद मास ऑफ द अर्थ कैपिटल ME एंड मास ऑफ यूअर्स स्मॉल m, आपका मास स्मॉल m, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है, देयरफॉर RE का होल स्क्वायर। आप जब इसको कैलकुलेट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थ आप पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, अर्थ आप पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इसके कैलकुलेशन के साथ आपको पता चल जाएगा। नोट इट। अब हम वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। देन कैपिटल G का वैल्यू रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं ताकि ये हमको डिस्टर्बेंस ना करे। कैपिटल G का वैल्यू रहेगा 6.67 इंटू 10⁻11, डाल देते हैं एक ब्रैकेट में। उसके साथ मास ऑफ द अर्थ रहेगा 6 इंटू 10⁻24 ऑफ किलोग्राम। देन मास ऑफ द ह्यूमन फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर कर देते हैं कि इट इज 75 ऑफ किलोग्राम, डिवाइडेड बाय हम रेडियस ऑफ द अर्थ जानते हैं, इट इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स, इसका होल स्क्वायर। एंड व्हेन वी कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज, जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमको मिलेगा 733 न्यूटन। न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट। फोर्स का यूनिट हमने देखा है इससे पहले भी कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन। इस तरह से यानी अगर 75 kg का कोई पर्सन है तो उस पर 733 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ से, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ से। ओके, तो ये देखा है हमने अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और अब हम बात करेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या जिसे आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप बोलेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलेंगे आप, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आएगा उसका। अब ये वैल्यू कहां से आती है, चलिए इसको भी हम थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेट करके देखते हैं। अब इसके लिए हमको जाना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, जो कि हमारे 9th स्टैंडर्ड में है। 9th स्टैंडर्ड के वीडियो भी साइमल्टेनियसली चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि 9th के वीडियोस में जो है आपके 10th के ग्रुप में नहीं भेज रहा हूं, ठीक है ना। तो मगर वो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अगर करेंगे तो 9th का जैसे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आपको आएगा। और वहां पर अब जैसे कि आपको न्यूटन का ये लॉ देखना है, F = ma देखना है, तो आपको 9th स्टैंडर्ड में मिलेगा, तो आप वहां जाकर देख लीजिए। दैट मीन्स के 10th पढ़ते पढ़ते भी 9th का आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने परफेक्ट नहीं किया होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। F = ma हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास। अब एक्सेलरेशन कौन सा है, तो फोर्स वही रहेगा, या यूं कह लीजिए कि जो फोर्स लग रहा है वही एक्सेलरेशन रहेगा। अब फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स को एक स्पेशल सिंबल G से रिप्रेजेंट किया जाता है। G से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि अगर चेके फॉर एग्जांपल ये अर्थ है
और अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और अर्थ के सेंटर से उस पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। दैट मीन्स कि F की वैल्यू तो हम जानते हैं, अभी अभी हमने F का फार्मूला ड्राइव किया है, तो F का फार्मूला है, अभी यहां G के बदले A के बदले G लिखो। ओके, तो G इज इक्वल्स टू F बाय M। F हमने क्या निकाला था, कैपिटल G कैपिटल ME स्मॉल m अपॉन क्या निकाला था फिर हमने, RE स्क्वायर, है ना। ये हमारा क्या हो गया है, ये F हो गया है। F के रिप्लेसमेंट में हमने इतना लिखा, F के रिप्लेसमेंट में हमने इतना लिखा। समझ में आ रही बात आपको, हमने F के रिप्लेसमेंट में लिखा है ये सिर्फ, ठीक है। अब ये वाला M बच गया ना, ये वाला M अभी तक तो हमने यूटिलाइज नहीं किया ना, ये वाला M आ जाएगा नीचे, डिवाइडेड बाय M। और क्या दिखता है आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा यहां पर कि ये M और ये M गेट कैंसल्ड। आपको कैपिटल G की वैल्यू मालूम है 6.67 इंटू 10⁻11, आपको ME की मालूम है 6 इंटू 10⁻24 और आपको RE की वैल्यू मालूम है 6.4 इंटू 10⁻6, उसका स्क्वायर आएगा। इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल फाइंड द वैल्यू दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या आया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सोचकर समझकर कंसंट्रेट करके साथ में रनिंग नोट्स बनाते हुए सही तरीके से पढ़ो, आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन और बिल्कुल भी कोई डिफिकल्टी यहां पर नहीं रहेगी। सबसे पहले मेंटल जो है प्रेजेंस, आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत जरूरी है, वरना आप वीडियो देख रहे हैं साथ में टू व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं, आप वो भी देख रहे हैं ये भी देख रहे हैं, नहीं प्लीज ऐसे नहीं। आप कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए, बाकी कोई चीज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए हमने, वैल्यू ऑफ G कहां से आया है उसको हमने यहां पर ड्राइव किया है। ओके, तो आगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है हमारी, जैसे कि केपलर्स लॉ है, उसके बाद फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक कंसेप्ट है, उसके देन आफ्टर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगा वेरिएशन ऑफ G। यानी ये जो G हमने G जो वैल्यू निकाली है ना 9.8, ये 9.8 कांस्टेंट नहीं हर जगह पर, ये जो है अर्थ के सरफेस पर भी वेरी होती है, बल्कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे डेप्थ में आएंगे तो यहां पर भी वेरी होगी, वेरिएशन ऑफ G। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, ये देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसंट्रेशन।